वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन प्यारे बच्चों, और मैं हूं वीरेंद्र कुमार गुप्ता। पृष्ठीय रसायन चल रहा है, 16वां टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और 16वें टॉपिक में आज पृष्ठीय रसायन चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अंतिम टॉपिक आज है कोलॉइड के अनुप्रयोग। आज इसके जितने भी अनुप्रयोग है उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला अनुप्रयोग है इसका जल का शुद्धिकरण। पानी को शुद्ध करने के लिए भी कोलॉइड का उपयोग किया जाता है। वास्तविकता में होता क्या है कि जल के अंदर मिट्टी के कण होते हैं, रेत, बैक्टीरिया आदि कई प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती है और इन सभी अशुद्धियों के ऊपर ऋण आवेश होता है। यानी ये ऋणावेशित अशुद्धियां हैं, एक तरह से परिक्षिप्त प्रावस्था ऋणावेशित है। यहाँ पर जब हम इसमें फिटकरी डालते हैं, फिटकरी पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। फिटकरी डालने पर इसमें उपस्थित जो एल्यूमिनियम आयन है, Al3+ आयन है, वो एल्यूमिनियम आयन इस ऋणावेशित कोलॉइड के कणों को स्कंदित करके और उनका अवक्षेपण कर देते हैं, जिससे सारी की सारी अशुद्धियां नीचे तल पर बैठ जाती है और फिर जल को निथार कर हम पृथक कर लेते हैं। दूसरा इसका उपयोग है साबुन की प्रक्षालन क्रिया में, यानी कपड़े जिस प्रकार से धुलते हैं साबुन से, वह भी कोलॉइड का ही एक अनुप्रयोग है। साबुन बेसिकली देता है झाग और जो झाग बनता है वो होता है कोलॉइडी प्रकृति का, और कपड़े होते हैं गंदे, उन गंदे कपड़ों पर होती है धूल और मिट्टी की अशुद्धियां। धूल और मिट्टी की जो अशुद्धियां होती है वो झाग की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। जो कोलॉइडी प्रकृति का झाग होता है उसकी सतह पर धूल मिट्टी की अशुद्धियां अधिशोषित हो जाती है और इस प्रकार से ये धूल के कण कपड़ों की सतह से अलग होकर के और झाग की सतह पर आ जाते हैं। जब हम इसको पानी से धोते हैं तो धूल के कण झाग के साथ कपड़ों की सतह से अलग हो जाते हैं और कपड़े हमारे बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाते हैं। अगला है रक्तस्राव रोकने हेतु। जब हमारे शरीर पर कहीं भी कट लग जाता है वहां से आने लग जाता है खून, और जब खून आने लग जाता है तो सामान्यतया हम घर में लगा लेते हैं फिटकरी या फेरिक क्लोराइड भी हम उस स्थान पर लगा सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जो रक्त जल होता है उसमें एल्बुमिन नाम का एक ऋणावेशित कोलॉइड होता है, यानी हमारे रक्त में एल्बुमिन नाम का ऋण आवेशित कोलॉइड होता है। जो फिटकरी लगाते हैं हम तो उससे एल्यूमिनियम का धनायन प्राप्त होता है। उस धनायन से ये आपका एल्बुमिन जो होता है वो उदासीन हो जाता है और स्कंदित हो जाता है, और स्कंदित हो जाने के कारण रक्तस्राव वहां से बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि रक्त का थक्का बन गया है। अगला है औषधियों में बहुत अधिक कोलॉइड का उपयोग किया जाता है। अधिकतर दवाइयां जो होती है वो कोलॉइडी अवस्था में ही दी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में उनका अवशोषण और अधिशोषण हमारे शरीर में बहुत आसानी से हो जाता है। अब इसमें जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं, एंटीएसिड के रूप में लेते हैं। पेट में जलन होती है, कई बार पेट दर्द होता है और सीने में दर्द होता है तो एसिडिटी के कारण होता है, तो उन कंडीशन में हम प्रति अम्ल लेते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड का उदाहरण है। कोलॉइड के रूप में ही लिक्विड के रूप में हमारे को दी जाती है। इसके अलावा कैल्शियम, तांबा, लोहा, गोल्ड आदि के जो कोलॉइडी सोल होते हैं इनका उपयोग स्वास्थ्य वर्धक औषधियों में किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा च्यवनप्राश आते हैं, लोहे की भस्म उसमें बोलते हैं, कैल्शियम की भस्म उसमें होती है, तो ये इस तरह से स्वास्थ्यवर्धक औषधियों में इनको डाल करके इनका उपयोग किया जाता है। कोलॉइडी सल्फर, सल्फर को जब हम कोलॉइडी विलयन के रूप में ले लेते हैं तो सल्फर का उपयोग हजारों सालों से हमारे भारत में चर्म रोग दूर करने के लिए किया जाता है। तो चर्म रोग में शरीर के ऊपर जो भी कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए कोलॉइडी सल्फर का उपयोग हम कर लेते हैं। इसके अलावा सिल्वर सोल, जिसे आर्जिरोल भी कहते हैं या प्रोटार्जिरोल कहते हैं, उसको आंखों की पलकों में रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आर्जिरोल नाम ध्यान रखना है, सिल्वर सोल को आर्जिरोल भी कहा जाता है। कोलॉइडी एंटीमनी का उपयोग, कोलॉइड एंटीमनी के कोलॉइडी विलयन का उपयोग कालाजार बीमारी के उपचार में किया जाता है। और इसी प्रकार से कोलॉइडी गोल्ड का उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन में किया जाता है। पेशियों के अंदर जब इंजेक्शन लगाकर कोई दवाई पहुंचाई जाती है तो उसमें गोल्ड सोल का उपयोग किया जाता है। चमड़े के उद्योग में या चर्म उद्योग में हम देखें
तो चमड़ा क्या होता है, जेल के समान होता है, यानी जेल होता है एक प्रकार का। जब कोई जानवर मर जाता है उसके शरीर से खाल को हटा लिया जाता है, वो तो ताजा ताजा जो खाल होती है उसे चमड़ा बोलते हैं। और उस समय इसमें प्रोटीन जो होता है वो धनावेशित कण होता है और इसे ऋणावेशित टेनिन के कोलोइड विलयन में डुबो देते हैं, यानी टेनिन के विलयन में चमड़े को डुबो दिया जाता है। टेनिन ऋणावेशित है, चमड़ा धनावेशित है, दोनों एक दूसरे को विपरीत आवेश होने के कारण उदासीन कर देते हैं और उदासीन कर देने के कारण दोनों अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेपित हो जाने से चमड़े पर एक कठोर परत का निर्माण हो जाता है जिससे चमड़ा हो जाता है कड़ा और सड़ता नहीं है। इस प्रक्रिया को चर्म शोधन के नाम से भी जानते हैं। आजकल टेनिन के स्थान पर क्रोमियम लवणों का भी उपयोग किया जाता है। रबड़ उद्योग में भी कोलोइड का उपयोग है। रबड़ देखिए एक बेसिकली लेटेक्स है। जब रबड़ के पेड़ पर चीरा लगा करके उस लेटेक्स को निकाला जाता है तो वह एक कोलोइड विलयन के रूप में हमारे को प्राप्त होता है। इसमें प्रोटीन रक्षक कोलोइड भी मिला हुआ रहता है, लेकिन हम जब इस लेटेक्स को गर्म कर देते हैं, गर्म करने से वो रक्षक कोलोइड अर्थात जो प्रोटीन है उसकी रक्षक परत टूट जाती है और इस प्रकार से रबड़ का हो जाता है स्कंदन, और स्कंदन हो जाने से फिर हमारे को रबड़ प्राप्त हो गया है। फिर इस रबड़ का गंधक के साथ उपचार कर वल्कनीकृत रबड़ का निर्माण कर लिया जाता है और वल्कनीकृत रबड़ सुरक्षित रहता है, वो जल्दी से खराब नहीं होता है, इसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गंधक से उपचार करने पर। अगला है स्याही के निर्माण में, इंक जो होती है उसके निर्माण में भी कोलोइड सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। काजल से स्याही का निर्माण करते हैं और इसमें हम मिला देते हैं बबूल का गोंद। बबूल का गोंद यहां पर देखिए रक्षक कोलोइड का कार्य करता है, जो पानी में से स्याही के कणों को अवक्षेपित नहीं होने देता है, स्कंदित नहीं होने देता है और इस प्रकार से हमारे को स्याही प्राप्त हो जाती है। फोटोग्राफी में भी कोलोइड का उपयोग है। जिलेटिन और पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड के कण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं, यानी जिलेटिन के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइड विलयन हमारे को प्राप्त हो जाता है, यानी जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड का कोलोइड विलयन हमारे को प्राप्त हो जाता है। अब इस कोलोइड विलयन का लेप सेलुलोइड की फिल्म के ऊपर या ग्लास प्लेट पर कर देते हैं तो इस तरह से फोटोग्राफिक फिल्म का निर्माण हो जाता है। तो फोटोग्राफिक फिल्म निर्माण में भी एक तरह से कोलोइड सिस्टम का ही उपयोग किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण एक उपयोग है धुएं का अवक्षेपण। देखिए आजकल खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन फैक्ट्रियों में चिमनियां लगी रहती है और चिमनी से खूब सारा धुआं बाहर निकलता है। उस धुएं के साथ कार्बन के कण और अन्य ठोस कण भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। इसी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम उपयोग में लेते हैं कोट्रेल अवक्षेपक। कोट्रेल अवक्षेपक एक प्रकार का उपकरण होता है जिसमें उच्च विभव लगा दिया जाता है। कार्बन और धूल युक्त कणों को जब इसमें प्रवेश करवाया जाता है तो जो कार्बन के कण होते हैं उन कार्बन के कणों पर ऋणावेश होता है और कोट्रेल अवक्षेप पर धनावेश यानी एनोड यहां पर उपस्थित होता है। तो जो कार्बन के ऋणावेशित कण होते हैं वो इसकी पत्तियों के ऊपर ही चिपक जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं और शुद्ध कार्बन रहित धूल रहित जो गैस होती है वो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती है और सारा कार्बन और धूल मिट्टी नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह से हम वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। वाहित मल का निष्कासन भी इसी विधि के द्वारा किया जाता है। शहर में गटर नालियों में मल और गंदगी जो होती है वो सारी की सारी ऋणावेशित कोलोइड होते हैं। इन्हें एक कुंड में एकत्रित कर लिया जाता है और फिर वैद्युत कण संचलन विधि का उपयोग किया जाता है। वैद्युत कण संचलन विधि में आपको पता है एक सिरे पर एनोड और दूसरे सिरे पर कैथोड लगा दिया जाता है। अब यहां पर चूंकि सारी की सारी गंदगी हमारी ऋणावेशित है तो सारे की सारी गंदगी एनोड की तरफ गति करेगी और वहां चारों तरफ जाकर के एकत्रित हो जाएगी। तो इस तरह से सारी गंदगी को हम अवक्षेपित करके अलग कर लेते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं और जो पानी बच गया है उसका सिंचाई के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। डेल्टा के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कोई नदी आ रही है और वो नदी जिस स्थान पर समुद्र से मिलती है, अब समुद्र में आप जानते हो
नमक होता है बहुत अधिक मात्रा में और नदी में नमक नहीं होता है। नदी में धूल मिट्टी इस नदी के पानी के साथ बह कर के आते हैं और इन मिट्टी के ऊपर ऋणावेश होता है, अर्थात ये नदी का पानी ऋणावेशित कोलोइड होता है। ये ऋणावेशित कोलोइड जैसे ही समुद्र के पानी के साथ मिलता है, यहां उपस्थित धनावेश नदी की मिट्टी पर उपस्थित ऋणावेश को उदासीन कर देते हैं, जिससे सारी की सारी मिट्टी नदी और समुद्र के संगम स्थल पर एकत्रित हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है और मिट्टी के टीले वहां पर बन जाते हैं। इन मिट्टी के टीलों को ही डेल्टा नाम दिया गया है। तो इस तरह से डेल्टा निर्माण भी कोलोइड का ही एक उदाहरण है। आकाश का नीला रंग भी इसी कारण से दिखाई देता है। वायुमंडल में आपको पता है धूल के कण कोलोइडी कणों के रूप में बिखरे हुए रहते हैं चारों तरफ। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसकी सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाला रंग अर्थात नीला रंग का ये धूल के कण प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बारिश में भी इसका योगदान है। जो बादल आसमान में बनते हैं उन बादलों में किसी पर धनावेश और किसी बादल पर ऋणावेश होते हैं। अब दो तीन तरीके से इससे बारिश हो सकती है। सबसे पहले तो बादल क्या है, जल का वायु में एरोसोल है। जब ये ठंडे स्थान पर पहुंच जाता है तो ये संघनित हो जाता है और जल की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाती है और बरसात होना चालू हो जाती है। लेकिन जब क्या होता है, कभी कभी जब वायुमंडल में विद्युत आवेशित धूल के कण होते हैं या विपरीत आवेशित सोल होते हैं, उनका छिड़काव कर दे बादलों के ऊपर, तो कृत्रिम वर्षा भी इस प्रकार से करवाई जा सकती है। अब यदि मान लीजिए बादल पर धनावेश है तो ऋणावेश सोल का छिड़काव उसके ऊपर कर दिया जाए, या बादल पर ऋणावेश है तो धनावेशित सोल का छिड़काव उसके ऊपर कर दिया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा भी हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, दो विपरीत आवेशित बादल भी जब आपस में टकरा जाते हैं तो उदासीन हो जाता है और पूरा पानी वर्षा के रूप में नीचे गिर जाता है। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे आइसक्रीम बनाते समय कुछ मात्रा में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि आइसक्रीम एक कोलोइडी विलयन होता है और जिलेटिन उसका स्थायी कारक होता है। आइसक्रीम में दूध, बर्फ, शर्करा आदि उपस्थित होते हैं। इनके अवक्षेपण को रोकने के लिए, इनके स्कंदन को रोकने के लिए जिलेटिन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इसी प्रकार द्रव स्नेही कोलोइड सिर्फ विद्युत अपघट्य मिलाने पर ही स्कंदित नहीं होते हैं। क्यों? अपन ने बात की थी, द्रव विरोधी कोलोइड तो विद्युत अपघट्य मिलाते ही स्कंदित हो जाते हैं, लेकिन द्रव स्नेही कोलोइड नहीं होते हैं, क्योंकि इस पर दो कारण बताए थे। एक तो इसमें आवेश होता है और दूसरा अपन ने बताया था कि इसमें विलायकन होता है और उस विलायकन के कारण भी द्रव स्नेही कोलोइड का स्थायित्व अधिक होता है। तो यहां पर हम देखें, इसके माध्यम के कण सोल के आवेशित कणों के चारों तरफ फैल जाते हैं और इस प्रकार से एक आवरण तैयार हो जाता है सुरक्षा का, जिससे ये विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अवक्षेपित नहीं होते हैं। यानी ये आपका मान लीजिए कोई धनावेशित कण है, कोलोइडी कण है, इसके चारों तरफ माध्यम के कण एक वलय का निर्माण कर लेते हैं, एक आवरण तैयार कर लेते हैं, जिससे यदि विपरीत आवेश का विद्युत अपघट्य मिलाते भी है तो वो धनावेश तक नहीं पहुंच पाता है और उदासीन नहीं हो पाता है। जेल का रोना किसे कहते हैं? जेल का रोना। अब देखिए, जो जेल होता है उसको लंबे समय तक यदि हम पड़े रहने दें तो उसमें से जल बाहर निकलने लग जाता है और जल बाहर निकलने से वो सिकुड़ जाता है और जल के इस निकलने की क्रिया को ही जेल का रोना या प्रस्रवण या सिनेरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम है, काली स्याही बनाते समय इसमें बबूल का गोंद क्यों मिलाया जाता है? देखो, बबूल एक रक्षक कोलोइड के रूप में मिलाया जाता है, जिससे स्याही का स्कंदन नहीं होता है और स्याही स्थायी बनी रहती है। उम्मीद करता हूं यह पाठ आपको पसंद आया होगा। आज पाठ हमारा समाप्त हो गया है। अगला पाठ हम जल्दी ही शुरू करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करते रहे। थैंक यू।